आप जो क्रीम है वो पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम निकलने वाला है। इतना मेहनत के बाद अगर आपसे नहीं निकला भैया तो किसी से नहीं निकलेगा। खुद पर विश्वास रखना है, जुनून में रहना है। आने वाला 15 से 17 दिन को ऐसा यूज करिए कि आपका जो आने वाला 7 पीढ़ी है बदल जाए। बदलेगा ही, नौकरी लगेगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अक्षय है। आरआर कैंपस में आपका स्वागत है। साथियों, एक तरफ बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा कुछ कारणों से कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने एसआई जो दरोगा का वैकेंसी होता है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो बहुत लोग इस असमंजस में थे कि एक एग्जाम वो पोस्टपोन्ड हो गया, तब तक ये न्यूज आ ही रहा था कि दूसरा न्यूज आ गया कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। तो सब लोग अपना अपना देख चुके होंगे। तो अब काफ़ी दूर दूर तक सबका सेंटर गया है। ठंड में तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अब एग्जाम है तो देना तो है। तो चलिए, तो फिर भी हम लोग के पास कितने दिन का, लगभग 17-18 डेज का दरोगा के लिए है, और एईडीओ के लिए भी 20-25 दिन लेकर के चला जा रहा है। क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन टलने वाली नहीं है। आशा लगाई जा रही है कि फर्स्ट वीक में फरवरी की होने की संभावना है। तो बहुत लंबा नहीं टलने वाली है। आपको प्रिपरेशन करते रहना है। एग्जाम टल भी जाए तो भी अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर छूट जाएगा। इसलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट लिस्ट देखते हैं, टॉपिक का, सब्जेक्ट का माइक्रो एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इतना कर लेने के बाद मेरा सिलेक्शन न रुके। तो इसलिए इतना टॉपिक को आपके सामने लाया गया है कि अगर आप उतना करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना है। यही में से, इसी में से, चूंकि 100 में 100 किसी को लाना है, क्या नहीं लाना है। कट ऑफ कितना, 70-80 हमारा टारगेट रहेगा। तो जो सब कुछ पढ़कर हम नहीं जा सकते हैं, आपको भी यही मान के चलना है, सब कुछ पढ़कर नहीं जा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चूंकि बहुत पहले से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास समय था, उतना दिन पढ़ चुके, अब नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए एक बार रिकॉल करने का समय है, दोबारा दोहराने का समय है। उन सारे चीज़ों को जो वर्षों से आपने खुद को तपाए हैं, तैयार किए हैं अपने नोट्स को, और एक एक करके वीडियोज भी आ रहे हैं, करेंट के भी, आगे भी हम डालते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि वो जो एक क्रीम होता है, जो ज़रूरत है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना छोड़कर गए तो फिर एग्जाम में भूल हो जाएगी। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। एडीओ दरोगा दोनों के लिए एक साथ देखते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है। सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज मेरे अनुसार है तो वो है करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर को टॉप में हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये सबके लिए नया होता है। आप एक बार दे रहे हैं, 10 बार फ्रेशर हैं या बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, करेंट अफेयर सबके लिए नया है। इसलिए करेंट अफेयर को टॉप में रखेंगे हम लोग, इसको करना है। उसके बाद आना है कहाँ, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में भी कहाँ, मॉडर्न पर सबसे ज्यादा वेटेज है। एक एक चीज बताएंगे। तो मॉडर्न पे आपको सबसे शुरू करना है। उसके बाद किसको प्रायोरिटी देना है, उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगा बायोलॉजी का, क्योंकि आप पीवाईक्यू लगाते हैं अपने स्तर से, देखते हैं कि जो मॉडर्न है उसके बाद अगर किसी का वेटेज है तो बायोलॉजी का है साथियों। उसके बाद पॉलिटी इसके साथ देख लेंगे। पॉलिटी थोड़ा इजी लगता है तो सबको याद भी होता है, आर्टिकल से ही ज्यादा रहता है, बाकी कंसेप्ट भी बिल्ड है तो बेहतर बात है। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल को। बिहार स्पेशल को अभी रोक कर रखते हैं, क्योंकि इन सारे में बिहार स्पेशल का जो पोर्शन होगा वो करते जाना है। उसके बाद ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं ना। हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका, आधुनिक का, फिर प्राचीन का, और यहीं से बिहार का इतिहास जो है, बिहार स्पेशल, वो भी कवर हो रहा है। जैन, बौद्ध, मौर्य सब यहीं से कवर होगा, इस पर विशेष बल देना है। उसके बाद किसी को ध्यान देना है लास्ट में, तो मध्यकालीन का। चलिए हम लोग प्राचीन से शुरू करते हैं। प्राचीन में कौन कौन से टॉपिक है, सब कुछ नहीं पढ़ के जाना है। हड़बड़ में आप मत होइए कि सब कुछ याद कर लीजिएगा। अब 10-15 दिन में आप, मुझे तो नहीं लगता कि सारे लोग इतने सब सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ उसी को करके जाना है। वही है कि अर्जुन का, सिर्फ जो अर्जुन जब तीर चला रहा था तो चिड़िया का आंख दिख रहा था, ये वही चिड़िया का आंख है सर। इसी को करके जाना है, बाकी सब देखिएगा, लक्ष्य को भेद नहीं पाइएगा। तो एंशियंट में क्या, सीधे हड़प्पा में जाइए, और हड़प्पा में जो स्थल है खोज करता है और उनसे संबंधित छोटा छोटा फैक्ट है कि ये हल कहाँ से मिला, जूता हुआ खेत कहाँ से मिला, इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे वो आपको यहीं पर टैकल कर लेना है, और उसको खोजकर्ता भी देख लेना है। जैन बौद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। लास्ट टाइम में भी इसको देख कर जाइएगा। जैन बौद्ध को बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, जैन बौद्ध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाजनपद में बहुत कुछ नहीं, महाजनपद और उसकी राजधानी को आपको देखना है, महाजनपद और राजधानी को। उसके बाद सीधे आपको मौर्य साम्राज्य में चले जाना है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, और वहीं पर जो कौटिल्य है छोटा सा, और सिकंदर का भी पार्ट रहता है, उसको भी कवर करते चलना है। अशोक, अशोक और उसका स्तंभ भूल कर भी मत भूलिएगा।
तो अशोक और उसका स्तंभ बहुत ही जरूरी है, यहां से करना है। प्रशासन में छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं, तो उस कीवर्ड को एक बार रिकैप कर लीजिएगा, बहुत डीप में मत जाइएगा। फिर उसके बाद सीधे गुप्त काल में जाइए, और गुप्त काल में जो शासक हैं, कौन किसका क्रम आया, उनसे जुड़े जो अभिलेख हैं, और एक जो होता है कि सोने का सिक्का कौन जारी किया, इस सिक्का उस सिक्का, उस तरीके का जो भी होगा फैक्ट, वहां से आपको सिर्फ ऊपर ऊपर के देखिएगा, इसका प्रशासन भी देखिएगा, सिक्का भी देखिएगा। एक जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कौन, वो है पाल वंश। कौन, पाल वंश। तो पाल वंश को छोड़ना नहीं है, पाल वंश, गोपाल, धर्मपाल, महिपाल, ये वाला पोर्शन सब करना है। उसके बाद नालंदा और उदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन बनाएगा, ये आपको देखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत एक ऐसा है जिसका टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन वेटेज बहुत कम है, तो आपको भी वेटेज कम लेकर ही चलना है। मध्यकालीन में सब कुछ मत रटिएगा, सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए अभी से। अगर जो आप पहले पढ़े हैं तो वो कंसेप्ट को यूज करके आपको रिस्क लेना है। यहाँ पर यही रिस्क ले सकते हैं, मॉडर्न में रिस्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बायोलॉजी में नहीं ले सकते, कहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ राजाओं का क्रम एक नज़र में देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए। उसके बाद सीधे आप अलाउद्दीन खिलजी में चले जाइए, और अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन देख लीजिए, उसका पीडीएस सिस्टम देख लीजिए, घोड़ादागी वाला जो सिस्टम था वो देख लीजिए, इस तरीके का प्रशासन देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पुस्तक होगा इसके काल में लिखा था है वो भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीधे मुगल में चलिए, तो मुगल तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको छोड़कर नहीं जा सकते। मध्यकालीन में अगर सबसे ज्यादा दो टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट है तो खिलजी और मुगल, अलाउद्दीन खिलजी और मुगल के सारे शासक, ठीक है। और शेरशाह सूरी को भी देखते जाना है आपको, ये भी बहुत सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो शेरशाह सूरी भी देखना है, और जो युद्ध होता है हुमायूं के साथ वो देखना है। और एक जो मध्यकालीन का जान होता है और जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो क्या है, पुस्तक। यात्री तो याद हो जाएगा, पुस्तक, पुस्तक और लेखक, लेकिन प्रश्न चूंकि यहां से आता है तो आपको ये करना है। इसके बाद हम लोग कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक, आधुनिक के बारे में पता रहता है सबको। एक बार जो शुरुआती दौर में जो शुरू होता है आधुनिक का, उसमें डाउट रहता है क्या पढ़ के जाए क्या छोड़े। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो क्रम है वो आपको पढ़ के जाना है, एक क्रम को एक नजर में देखना है, सीक्वेंस में सजा कर जाइएगा। जो युद्ध है छोटा छोटा, प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, अर्काट का घेरा, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक वार जो फ्रांसीसियों के साथ होगा, उसमें जो होगा जो संधि होगा प्रथम दूसरा में एक्सला-शापेल की संधि, पेरिस की संधि, जिस प्रकार के आपको संधि मिलेगा सारा संधि यहां से करते जाइएगा। जो एंग्लो मराठा वार होगा, एंग्लो मैसूर वार होगा, एंग्लो सिख वार होगा, ये देखते जाना है। और संस्थापक राज्य के कौन है वो भी देखना है आपको। तो यहां से ये पोर्शन आप कर लीजिएगा। इधर चूंकि बहुत कंफ्यूजन होता है ना, लोग को पता नहीं चलता क्या पढ़े क्या छोड़े, तो एक बार इसको क्रक्स देखिए कि आपको इन्हीं टॉपिक पर स्टिक रखना है, खुद को बांध कर रखना है। इन दिनों अगर बांध कर नहीं रखिएगा तो सिर्फ मॉडर्न ही आप 10 दिन में खत्म कर पाइएगा, तो फिर कहां से आप तो आउट हैं, आप कंपटीशन से उसी समय आउट हैं। तो लास्ट में आपको बताएंगे, छोटा छोटा दिन में भी बांटे हुए हैं कि इस दिन आपको ये करना है, ठीक है। बने रहिए आप लोग। सिर्फ गवर्नर जनरल में आप देख लीजिएगा एक बार, सती प्रथा कौन, विलियम बेंटिक कर्निंग, सब कुछ इसमें देखना है डिटेल में। गवर्नर जनरल खास करके करजन के समय तक भूलिएगा नहीं, करजन तक आप याद रखिएगा। और इसी के नीचे जो भू राजस्व पति आता है, भू राजस्व कौन, भू राजस्व, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जिसमें परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये तीनों योजना कौन बनाए थे वो सब कुछ देखना है। किस किस क्षेत्र में लागू हुआ वो देखना है। चलिए यहां से अब आते हैं 1857 की क्रांति। कंसेप्ट इसमें बहुत ज्यादा है, आपको क्षेत्र और नेता और उस पर जो विचार देते हैं और कुछ कुछ का जो पुस्तक है आपको सिर्फ वो करना है, बाकी कंसेप्ट तो सबको पता है आपको इसमें क्या क्या है। क्या क्या, तो क्षेत्र और नेता एक साथ याद करिएगा। कोई कोई जो विद्वान विचार देते हैं, जैसे सावरकर बोलेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, डिजरेली बोलेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इस तरीके का जो भी विचार होगा, और जो कुछ कुछ जो पुस्तक लिखे थे एस एन सेन वगैरह, तो वो सब फैक्ट भी देख लीजिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो बहुत लोग हैं इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, लेकिन यहां से प्रश्न उठाता है एग्जामिनर। तो यहां से राजा राम मोहन राय को बहुत ज्यादा मत पढ़िए, राजा राम मोहन राय, राजा राम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये वाला पोर्शन आपको करते चलना है। चलिए, तो इसके बाद आता है संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम। अब चूंकि ये वाला पोर्शन बहुत लोग का कंप्लीट अच्छा भी लगता है, सबको लगभग पता रहता है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं है इस पर, आपको पता है इसके बारे में। जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है वो बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, दिल्ली दरबार, और जो भी आपको असहयोग वगैरह आएगा जो भी वो देखना है। उसके बाद होम रूल मूवमेंट, एक जो तिलक का था वो और एक जो एनी बेसेंट का था, दोनों देखना है। दोनों के क्षेत्र भी देखना है कि किस किस क्षेत्र में था। गांधी युग में चंपारण
फोकस स्पेशल रखिएगा, बाकी गांधी युग आपको पूरी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद विविध आपको समय बचेगा तो पत्र पत्रिका देख लीजिएगा, लेखक देख लीजिएगा, पुस्तक और उपनाम जो होता है वो, नारा देख लीजिएगा, अधिनियम। अब अधिनियम वाला टॉपिक बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, सबको लगता है। तो चलिए तो यहां से आपको लिखिए इतना करके ही जाना है। 1773, 1813, 1833, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये करके ही जाना है आपको, इसको छोड़ नहीं सकते हैं आप। साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। पॉलिटी के लिए अगर हम लोग देखें, हिस्ट्री का चर्चा हो चुका है, पॉलिटी का अब हम लोग देखते हैं। तो पॉलिटी का जो संविधान निर्माण संबंधी तथ्य होते हैं कि कौन बनाए, कितना दिन, कौन ड्राफ्ट बनाए, ये किए, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन थे, रंगीन कौन बना, कलर, मतलब तरह तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ये वाला जो भी फैक्ट होगा आपको करके चलना है। एक होता है स्रोत, डीपीएसपी कहाँ से ले गया, न्यायपालिका कहाँ से लिया गया, न्यायपालिका की संरचना कहाँ से लिया गया, ये सारे जो फैक्ट होंगे वो आपको यहाँ से कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। स्रोत चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन स्रोत से और एक क्वेश्चन संशोधन से आने ही आने हैं। संशोधन भी जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत ज्यादा संशोधन है। अब चूंकि इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है उसमें से, लेकिन उसमें से भी अगर आपके समय को देखते हुए एक जो क्रक्स है जो आपको छोड़कर तो जाना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, वो है 42वां, 44वां, 52, 61, 73, 74 जो पंचायती राज वाला है, 86 शिक्षा वाला, उसके बाद 103 ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। यहां से ये करना है, अनुच्छेद को देखते चलना है साथ में। उसके बाद देखिए जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, इसका आर्टिकल आपको भूलना नहीं है, इसका आर्टिकल आपको करके जाना है। यहां से प्रश्न आने ही आने हैं, एक कंफर्म है। पॉलिटी का भी सिलेबस लंबा है, लेकिन जो बहुत जो एकदम आने वाला है वो यहीं से आने वाला है और बाहर से नहीं आने वाला है। 100 में 100 नहीं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा यही पढ़ के होगा। बाकी फालतू का कचरा पढ़िएगा तो नहीं होने वाला है। वही तो बता रहे हैं ना आपको कि अर्जुन के आंख है, आपको सिर्फ आंख ही देखना है। अर्जुन जो चिड़िया का आंख देख रहे थे ना, ये वही आंख चिड़िया का आंख है, बाकी जगत में देखिएगा लक्ष्य को भेद नहीं पाइएगा। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति करके जाना है, आर्टिकल भी याद करना है। चुनाव अभी उपराष्ट्रपति भी चर्चा में रह चुके हैं, तो इसलिए इनका भी चुनाव का पद्धति वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद वाला पार्ट आपको करके जाना है, ठीक है। पिछला बार चुनाव हुआ था, दरोगा पूछ नहीं पाया था, इस साल ही पूछेगा। बजट और बजट का अनुच्छेद देखिएगा यहाँ से। अब बजट का पूरा प्रक्रिया नहीं, बस अनुच्छेद वाला आपको टर्म देखना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत फेवरेट टॉपिक रह चुका है बिहार के एग्जाम के लिए, तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आने वाला है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर रहेगा अनुच्छेद स्पेशल फोकस में, क्योंकि बिहार में हुआ है चुनाव, तो चुनाव हुआ है तो बिहार राज्य मंडल इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपको ये देख के चलना है। राज्यपाल जो गवर्नर वाला है पोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन, पता नहीं ये जो टॉपिक है ना बिहार का फेवरेट बन चुका है, यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। तो स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज नगर पालिका वाला होगा संरचना, यहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपातकाल ये तो सबको पता रहता है, सब कोई पढ़ के जाता है, स्पेशल फोकस इस पे भी रहेगा, ठीक है। पॉलिटी हो चुका है, अब हम लोग भूगोल की ओर कुछ करते हैं। तो चलिए भूगोल देख लेते हैं ना, क्या क्या करना है। दो पार्ट में बांटा गया है भूगोल को, एक विश्व भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो ब्रह्मांड होगा, चलिए कि ये ग्रह का जो क्रम होता है और जो संबंधित फैक्ट होते हैं, जो पल्सर होता है, ये वो तारा जो होता है, कॉमेट होता है, एस्टेरॉइड होता है, उस वाले पोर्शन को आपको करके जाना है, ठीक है। आप जब जल मंडल में आते हैं तो जल मंडल में समुद्र और समुद्री धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो जल संधि है, जल डमरू मध्य है, इसी टॉपिक पर स्ट्रिक्ट रहिए ना, इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कर लीजिएगा। स्थल मंडल से क्या विश्व का बात हो रहा है, इंडिया वाला नहीं। पर्वत पठार, पर्वत पठार, उसके बाद झील देख लीजिएगा, मरुस्थल देख लीजिए, हवाएं देख लीजिए, घास का मैदान। इसको लिख लीजिए, एक कॉपी पर लिख करके सामने चिपका लीजिए, और एक एक टॉपिक जैसे आप कंप्लीट करते जाइएगा वैसे टिक करते जाइए इन सारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम भूगोल, अब भारत के भूगोल, यहाँ से वेटेज बहुत ज्यादा है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी यही लगता है, ठीक है। तो भारत के भूगोल में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, अब लिखा हुआ इसलिए चूंकि अब एक बार रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन अब रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ, तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं। तो भारत का भूगोल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो पर्वत है, जिसमें स्पेशल फोकस हिमालय पर रखना है, हिमालय पर्वत पर स्पेशल फोकस, और जो दक्षिणी का जो पर्वत होगा उस सब का क्रम, हाईएस्ट चोटी, वो आपको याद करके चलना है, ठीक है।
अब जो विस्तार वगैरह रटते हैं उस उतना नहीं करना है, हाईएस्ट चोटी वगैरह याद रखिए और उनका क्रम याद रखिए। नदी पठार भी वहीं देख लीजिए, नदी में देख लीजिएगा सहायक नदी ऊपर से सीधे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वो गंगा नदी, और गंगा नदी में जो पंच प्रयाग का कंसेप्ट है वो, ब्रह्मपुत्र नदी वो, और जो दक्षिण भारत की नदी है वो सारा उसके साथ सहायक नदियां भी। यहीं पर झील और झरना कर ले जाइएगा, यहीं पर कर लीजिएगा नदी घाटी परियोजना, ये दोनों तीनों चीज यहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फोकस होना चाहिए मृदा पे, जिसको सॉइल बोलते हैं। सॉइल में भी जो बिहार का एग्जाम है उसका फेवरेट कौन है, उसका फेवरेट है ब्लैक सॉइल। तो जो काली मिट्टी है उसको आपको करके ही जाना है, यहीं से प्रश्न उठेगा, इसको छोड़ करके नहीं जाइएगा। दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है कि दर्रा से एक प्रश्न आता ही आता है। मैपिंग देख लीजिएगा, कौन सा राज्य कहाँ है, किसका कौन सा सीमा लग रहा है, इस टाइप का भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। अब चूंकि देखिए हम लोग किसान हैं तो कृषि के बारे में सब कुछ जानते हैं, लगभग चीज जानते हैं, तो यहाँ से सिर्फ फसल वाला पोर्शन देखिए, बाकी एग्जाम में टैकल करिएगा। एक जो प्रश्न वो ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। अगर आप इस प्रश्न को छोड़कर जा रहे हैं मतलब आपका फाइट 100 में नहीं है, आप 99 में फाइट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को छोड़ के ही जा रहे हैं, भूल कर भी नहीं छोड़ना है। किसको? नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को। यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, आप एक प्रश्न खो दीजिएगा अगर छोड़िएगा तो। जलवायु में हम लोग देखेंगे अल्नीना, लानीना, मैडम जूलियट ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन, वर्षा। वर्षा में चूंकि अब बादल वाला पोर्शन सिर्फ देखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने का समय बचा कहाँ, तो बादल वाला ही देखिएगा। ये दोनों आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो अल्नीना और लानीना होता है ये आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है, ये आपको करते हुए जाना है अल्नीना लानीना को, ठीक है। अब जो जनगणना होता है 2011 की, वो भारत का भी करना है, साथ में बिहार का भी करना है। चूंकि बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आएगा ना, तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 2011 की जनगणना दोनों के लिए करना है। रामसर स्थल जो अभी जो न्यूज में है वो, प्लस में बिहार में जितने रामसर स्थल हैं वो, ये दोनों पार्ट आपको करना है। एक जो कई बार प्रश्न पूछ लेता है वो है मैंग्रोव वन से, तो छोटा सा टर्म में आपको मैंग्रोव वन भी देखते चलना है, ठीक है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स पर आते हैं, कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भूगोल खत्म हो गया, सब खत्म, अब हम लोग इकोनॉमिक्स को देखते हैं। क्योंकि ये बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत लोग इसमें डरते हैं। और वही है ना कि मार्केट से कचरा पढ़ कर आइएगा तो डर तो लगेगा ना, कंसेप्ट समझे नहीं है, सिर्फ रटे हैं, फैक्ट रटे हैं, तो कितना दिन आप सर्वाइव कर पाइएगा, नहीं। लेकिन ठीक है, अब नया कंसेप्ट सीखना भी नहीं, अभी समय नहीं है। आपके पास जो है, जो मटेरियल है उस पर स्टिक रहिए, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे, वित्त बाजार को। मुद्रा को देख लीजिएगा, मुद्रा के प्रकार M0 M1 उस टाइप का। मुद्रास्फीति ये आपको डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रास्फीति। यहां से भी प्रश्न फिक्स है आने वाला है, तो मुद्रास्फीति को नहीं छोड़ना है। बैंकिंग को भी देखते चलना है, SBI वगैरह को। नेशनल इनकम जो GDP GNP का कंसेप्ट है वो आपको देखते चलना है। गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी के सभी प्रकार को देख लीजिएगा, अगर अब छोड़ के जाइएगा तो फिर दिक्कत है इसमें। बेरोजगारी के जो भी प्रकार, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, सभी बेरोजगारी के प्रकार आपको देख कर जाना है, ठीक है। उसके बाद जो इस सबको पता है कि एक नंबर यहां से आना है, कहां से? पंचवर्षीय योजना से। तो पंचवर्षीय योजना को अगर छोड़ कर जा रहे हैं तो वही बात हो गया, एक नंबर आप फिर छोड़ के जा रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना आपको करना है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण स्पेशल फोकस। बजट किसका? बजट बिहार और इंडिया दोनों का। आर्थिक सर्वेक्षण इंडिया वाला नहीं रट पाइएगा, सिर्फ बिहार वाला देख लीजिएगा एक नजर, लेकिन जो बजट है वो दोनों का करके जाना है आपको, क्योंकि प्रश्न यहां से आएगा। जो एक इकोनॉमिक्स का जो स्पेशल फोकस रहता है, मेरा इस पर मूल्यांकन है, वो फोकस इस बात पे रहता है। ये देखिए, जो कर्व रेखा है ना, यहां से प्रश्न भी बहुत बार रिपीट करता है। जो फिलिप कर्व होता है, गिनी कर्व होता है, लॉरेंज वर्क कर्व होता है, तो ये जो कर्व टाइप का जितना प्रश्न होगा ना वो करके जाइएगा, यहां से एक प्रश्न पूछ देता है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स हम लोग का हो चुका है। साइंस का जो विज्ञान का पोर्शन है उसको कवर करने वाले हैं। बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बायोलॉजी का है, सबको पता रहता है। बायोलॉजी में भी अगर हम लोग देखें सेल एंड टिश्यू, यहां से एक प्रश्न आना है, तो इसको देखना है। ये सब जो टॉपिक आपको मिल रहा है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आने वाला है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पर करना है तो इसी पर स्टिक रखना है, अपने आप को बांध के रखना है यहां से।
उसके बाद देख लीजिएगा पोषण, छोटा सा रिलेटेड ही है मानिए, तो नहीं भी तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन पोषण यहीं पर देख लीजिएगा। उसके बाद सीधे आप मानव संरचना में जाइएगा। मानव संरचना में देखिए कंकाल तंत्र इंपॉर्टेंट, पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, परिसंचरण तंत्र और भी इंपॉर्टेंट, श्वसन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, उत्सर्जन कम इंपॉर्टेंट, और जो तंत्रिका तंत्र है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां से भी देख लीजिए मानव संरचना में क्या क्या, कंकाल वाला बहुत इंपॉर्टेंट, पाचन परिसंचरण श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट, तंत्रिका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उत्सर्जन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रजनन जो होता है ये भी चूंकि अब उतना ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं आता है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी वाइज आप सेट कर लीजिए ना, आपके पास समय भी तो लिमिट है, तो प्रायोरिटी वाइज आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रजनन रिप्रोडक्शन वाला यहां से कर लीजिए। ग्लैंड एंड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट, VVI है, इसको छोड़कर नहीं जाना है। ग्लैंड एंड हार्मोन, कोशिका वगैरह हो गया। अब देखिए पादप जगत और जंतु जगत एक बार देख लीजिएगा। बाकी वर्गीकरण, वर्गीकरण को भी आपको देखना है, लेकिन बहुत लोग को ये वाला पोर्शन बहुत समझ में नहीं आता है वर्गीकरण, तो आप अगर नहीं समय बचता है तो आपके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए। लेकिन पादप जगत जंतु जगत को एक बार आप देख लीजिएगा। अनुवांशिकी में बहुत डीप मत पढ़िएगा, DNA का जो कंसेप्ट है, RNA का जो कंसेप्ट है, हेरिडेटी जो कंसेप्ट, वो आप सिर्फ करके जाइएगा। ठीक है, बायोलॉजी हो चुका है, कड़ी को आगे बढ़ाते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में जो यूनिट एंड डायमेंशन है इसको आपको पढ़ के जाना है, ये जो फैक्ट लिस्ट होता है उसको रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप प्रायोरिटी सेट करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ यहाँ दिया गया है, वो आल जाल वाला नहीं कि सब कुछ आपको, आप कितना पढ़ लीजिएगा ना, 10-15 दिन में आप कितना ज्यादा कर लीजिएगा, मुश्किल से 15-20 दिन। अब AEDO वाले को कुछ समय मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा टलने वाला नहीं है एग्जाम, एग्जाम जल्द ही होने वाला है, तो आपको अब बांध के रखना है खुद को, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिकॉल करना है, तभी आप कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए साउंड और जो वेव है यहां से ये कर लेना है। उसके बाद लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम होता है वो आपको करके ही जाना है, छोड़कर नहीं जाना है। इलेक्ट्रिसिटी को करके जाना है, लेकिन चूंकि बहुत लोग फंस जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ये वाला सब समझ में आता है क्या क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिसिटी को और तोड़ दिए हैं। जो AC DC करंट है छोड़कर नहीं जाना है, करके ही जाना है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो करके जाना है, जो बैटरी वाला होता है वो करके जाना है, इसमें स्पेशल फोकस। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लगभग इसमें चीज करना पड़ेगा। ठीक है, मैकेनिक्स में आप वर्क, एनर्जी, पावर, टॉर्क ये सब देख लीजिएगा पूरा, और उसके बाद देख लीजिएगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उस सब, इस सारे प्रकार का देख लीजिएगा। वहीं पर न्यूटन का नियम भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, न्यूटन का नियम अलग से भी लिख दिए हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेमीकंडक्टर को आप पढ़ के जाइएगा, न्यूज में भी रहता है, सेमीकंडक्टर छोड़ना नहीं है। परमाणु ऊर्जा इसको भी करना है, जो एटॉमिक फिजिक्स होता है वो आपको छोड़ना नहीं है, एक बार करना है। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री देखने वाले हैं। केमिस्ट्री में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्रश्न तो आता नहीं है, अगर आप सबसे ज्यादा लंबा समय दे रहे हैं अपने केमिस्ट्री को तो फिर तो आप लैग कर रहे हैं ना, क्योंकि अब जिसका जितना ज्यादा वेटेज है उसको उतना ही ज्यादा देना चाहिए ना, समय भी आपके पास लिमिटेड है। तो एटम मॉलिक्यूल करना है। उसके बाद कौन, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड और एलॉयज, जितना भी टर्म होता है लंबा चैप्टर है, लेकिन अगर केमिस्ट्री में आप देखिएगा तो 30% क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। सब लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है, तो आपको ये करके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है तो वो है एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर ले जाइएगा। रासायनिक बॉन्ड वाला ये तो कर ले जाइएगा, यहां से आपको करना ही है, छोड़ना नहीं है। जो अलग से एक लिस्ट दे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आता है। एसिड बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी। उसके बाद जो फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है उसका एग्जाम्पल दे देगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, इस टाइप का जो जो उर्वरक है और विस्फोटक है, ये विविध में आप लेकर के चल सकते हैं। अब छोटा सा एक स्ट्रेटजी बता देते हैं कि आने वाले 15-20 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो देख लीजिए, ये मेरा है बनाया हुआ, आप अपने तरीके से भी इसको प्रयोग कर सकते हैं या अपना भी आप यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो चलिए मेरे अनुसार देखिए, आधुनिक भारत का, चूंकि ये बहुत मतलब एक बहुत रिसर्च और बहुत अपनाया हुआ है, बहुत लोग पढ़ करके इसी वे में पास हुए हैं, इसलिए आपके सामने इस योजना को लाया गया। देखिए आप जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न को 2 दिन का समय दीजिए, मॉडर्न को कंप्लीट करिए 2 दिन में।
2 दिन, चूंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, प्राचीन और मध्यकालीन को एक एक दिन समय देना है। उसके बाद पॉलिटी को 2 दिन दीजिए और आराम से याद करिए। पॉलिटी का आपका स्ट्राइक रेट 90 प्लस होना चाहिए, मतलब इतना सही होना चाहिए। पॉलिटी इजी है इसलिए बोल रहे हैं आपको। ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी है उसको 1 दिन दीजिए, और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको 2 दिन दीजिए। 2 दिन इसलिए क्योंकि जो इंडियन ज्योग्राफी है थोड़ा बहुत ज़्यादा फैक्ट है, वहाँ से एग्जामिनर प्रश्न भी ज़्यादा उठाता है, तो समय लगता है याद करने में, जो बहुत लोग नहीं इसको समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ समय लगेगा। तो 2 दिन समय देकर आराम से इंडियन ज्योग्राफी को सही करिए। चूंकि इंडियन ज्योग्राफी सही मतलब सही, ऐसे फैक्ट होता है ना, तो याद करना है। कंसेप्ट भी है तो बहुत है कंसेप्ट, तो कंसेप्ट भी समझ लीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद जो टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को आपको 2 दिन स्पेशल फोकस दे करके और बायोलॉजी को करना है आपको। उसके बाद फिजिक्स को 1 दिन दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1 दिन दीजिए, इकोनॉमिक्स को 1 दिन दीजिए, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे और अब बिहार स्पेशल को 2 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए, ये दोनों पार्ट को। तो आप काउंट करके देखिए, आज से 1 जनवरी से टारगेट लीजिए। 1 जनवरी से आप इन सारे चीज को देख लीजिए, 16-17 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो एक तरफ चलेगा, और एक जो आपका 3 घंटा स्पेशल जो सुबह या शाम का आप अपने अनुसार देख लीजिए, जो स्पेशल है आपको करेंट अफेयर और बिहार स्टैटिक पर आपको फोकस रखना है। करेंट और बिहार स्टैटिक, क्योंकि एग्जाम है तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग 12-13 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं, तो एक शिफ्ट में डेली इसको डेली देखना है। क्योंकि करंट बहुत नया होता है हर चीज के लिए ना, हर लोग के लिए वही है, तो इसको डेली देखना है। और एक जो पोर्शन रहेगा ये, इसमें आपको 30% इसको समय दीजिए, बाकी जो समय है स्टैटिक वाला पार्ट पर दीजिए। और खुद पर विश्वास रखिए कि आप कर रहे हैं, आप ही करने वाले हैं, दूसरा किसी से नहीं होने वाला है। आप घर परिवार छोड़कर इतना दिन बाहर आए हैं, माता पिता दोस्त यार हर चीज त्याग कर, अपने सुख शांति हर चीज को खोकर, यहाँ से भी उठकर लाइब्रेरी में रात दिन संघर्ष करके इतने वर्षों में अगर आपसे नहीं निकला तो किसी से नहीं निकलने वाला है। आपको विश्वास रखना है। बहुत लोग होते हैं जो वर्षों से मेहनत करते हैं लेकिन अंतिम दिनों में आकर के हार मान लेते हैं, या फिर जैसे बोलिए कि उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इस कारण उनको आते हुए भी एग्जाम में वो गलत करके आते हैं, अपने परफॉर्मेंस को गिरा कर आते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है, आपको खुद पर विश्वास रखना है। अब विश्वास होना भी चाहिए। जितना समय है आप अपने आप को प्रिपेयर करिए अभी से। एक एक समय को 16-17 घंटा कमल में घुस घुस के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आपको अपने आप को बांध के रखना है इन सारे टॉपिक पर, इससे भटकना नहीं है आपको। यकीन मानिए, जो इतना करके जाएगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जो सब कुछ करने के चक्कर में जो 100 में 100 लाने वाले हैं वो आपके कंपटीटर नहीं है, भूल जाइए। वो लोग कंपटीशन से बाहर हैं कब का, उनको 100 में 100 लाना है, आप लाने दीजिए। आप जो बहुत जो क्रीम है वो पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम निकलने वाला है। आप खुद पर विश्वास रखिए। इतना मेहनत के बाद अगर आपसे नहीं निकला भैया तो किसी से नहीं निकलेगा। खुद पर विश्वास रखना है, जुनून में रहना है, उत्साह में रहना है। आने वाला 15 से 17 दिन को ऐसा यूज करिए कि आपका जो आने वाला 7 पीढ़ी है बदल जाए। बदलेगा ही, नौकरी लगेगा। तो नौकरी क्यों लगेगा, अपने आप को बांध के रखिए। ये वीडियो जीएस का था, और हम लोग एक साइंस पर एक अलग से वीडियो डाला जाएगा, चूंकि ये लंबा हो चुका है, तो वहां से आपको उस सारा टॉपिक को देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग बने रहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।